हेलो दोस्तों, आगे हम देखेंगे। अभी तक हमने देखा 1935 भारत शासन अधिनियम की पृष्ठभूमि। अब उसी पृष्ठभूमि को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि पृष्ठभूमि में क्या क्या हुआ था। जैसे हमने देखा कि तीन गोल में सम्मेलन हुए थे और नेहरू रिपोर्ट हुई थी, और साथ ही साथ जो प्रवर समिति थी, प्रवर समिति को अर्थात नेहरू रिपोर्ट और तीनों गोल में सम्मेलन और साइमन कमीशन की रिपोर्ट के साथ मिलाकर के प्रवर समिति थी, जो संयुक्त कमेटी थी, उसको क्या कर दिया था, यहाँ पर दे दिया था। तो उसने एक मसौदा तैयार किया था। जो मसौदा तैयार किया था उसी को 1935 का भारत शासन अधिनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो आज हम उसके प्रावधान देखेंगे। भारत शासन अधिनियम 1935। आज हम इसके क्या देखेंगे? प्रावधान देखेंगे। प्रावधान और फर्स्ट नंबर है अखिल भारतीय संघ की स्थापना। अखिल भारतीय संघ की स्थापना 1935 का भारत शासन अधिनियम है। इसमें कहा गया कि हम अखिल भारतीय संघ की स्थापना करेंगे। अखिल भारतीय संघ का मतलब यहाँ है फेडरेशन से। ठीक है, किसका क्या है? फेडरेशन। हम संघ देख रहे हैं। संघ, परिसंघ और एकात्म शासन संघ क्या होता है, परिसंघ क्या होता है, ये देखना कि संघ यहाँ पर संघ का मतलब क्या है। तो यहाँ पर हम देख लें जो शासन होता है वो होता है तीन प्रकार का। एक होता है संघ होता है, एक होता है परिसंघ होता है, और तीसरा होता है आपका एकात्मक। तो यहाँ क्या बनाने की बात कहेगी? यहाँ पर बनाने की बात कहेगी संघ। तो हम पहले देख लेंगे परिसंघ। परिसंघ क्या होता है? जैसे कि एक समूह है, समूह में 10 सदस्य हैं। ठीक, अब इन 10 सदस्य हैं, जो 10 सदस्य जितने भी सदस्य हैं, जो 10 सदस्य, अब 10 सदस्यों ने एक बैठक बनाई कि भाई हम यहाँ चलो, जैसे एक टीचर के पास जाते हैं कि हम स्टडी करेंगे। स्टडी करने के लिए जैसे 10 लोग हुए, 10 लोगों ने एक समूह बनाया और समूह में उन्होंने कहा कि हम चलते हैं टीचर के पास बैठकर क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो सबकी सहमति हो गई, चले गए। अब कुछ दिनों बाद यदि यह स्टूडेंट चाहे तो इसकी पढ़ते पढ़ते बोर हो गया, जो कुछ भी हुआ है, इसकी इच्छा हुई है, बाहर आ गया। ठीक, अब इसी प्रकार दूसरा भी जो सदस्य है, इसकी इच्छा हुई है, भी क्या हुआ? बाहर आ गया। अर्थात एक परिसंघ का मतलब यहाँ पर यह है कि इसमें किसी प्रकार का दबाव नहीं है, ना ही कोई लीगल बाउंडेशन है। जब चाहे इस समूह का सदस्य बाहर आ सकता है और जब चाहे इसमें शामिल हो सकता है। इसमें यूनियन और जो सदस्य हैं, इसमें एक दूसरे पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। इसमें एक बात और है, यदि यूनियन है, जो यहाँ पर यूनियन क्या होगा? यूनियन या संघ बोल सकते हैं, संघ नहीं केंद्र बोल सकते हैं, केंद्र। इसी प्रकार हम केंद्र और राज्य की बात कर रहे हैं। परिसंघ है, परिसंघ में भी केंद्र और राज्य सम्मिलित होंगे। इसी प्रकार जो राज्य हैं, राज्य चाहे तो केंद्र में सम्मिलित हो सकते हैं या अलग भी हो सकते हैं। इन पर किसी प्रकार का लीगल बाउंडेशन नहीं होता है। किसमें? परिसंघ में। परिसंघ में राज्य चाहे तो केंद्र में शामिल हो सकते हैं, अन्यथा केंद्र से क्या हो सकते हैं? बाहर भी निकल सकते हैं। जब केंद्र से बाहर निकल जाएंगे राज्य, तो केंद्र क्या रहेगा? कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं जो परिसंघ है, परिसंघ को बोल सकते हैं हम अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन। अर्थात कहा जा सकता है कि राज्य है, जो राज्य तो कैसे रहेंगे? अविनाशी, अर्थात इनका विनाश नहीं हो सकता, परंतु जो इनसे मिलकर संगठन बना है या जो संघ बना है या केंद्र बना है, उसका संगठन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अर्थात केंद्र का अस्तित्व ही नहीं रहेगा जब राज्य नहीं होंगे। तो इस परिसंघ का सबसे अच्छा उदाहरण हम देखें 1991 के पहले क्या था? यूएसएसआर। इसे क्या बोलते हैं? सोवियत संघ रूस। क्या? सोवियत संघ रूस। ठीक, 1991 में क्या हुआ था? इसका विघटन प्रारंभ हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि यह परिसंघ था, इसके जो सदस्य थे, इस पर किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं था, लीगल बाउंडेशन नहीं था। वो सदस्य जब चाहे उसमें सम्मिलित हो सकते थे और जब चाहे उससे बाहर भी हो सकते थे। इसलिए क्या हुआ कि जो परिसंघ का विघटन हुआ था, वो यानी सोवियत संघ का विघटन हुआ था, वो इसी कारण हुआ था, क्योंकि कोई लीगल बाउंडेशन नहीं था, ना ही उसमें कोई शर्तें थी। इस प्रकार परिसंघ को कहा जा सकता है अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन। ठीक है, ये सबसे अच्छा उदाहरण किसमें है? ये रूस में देखा जा सकता है। वहीं संघ की बात कर लें। संघ है, संघ क्या है? संघ में केंद्र भी
इसी प्रकार की संरचना संघ में होती है। क्या होता है, एक केंद्र होता है, ठीक, और होते हैं छोटे छोटे राज्य। अब ए राज्य है और ए केंद्र है, इनके साथ एक फाउंडेशन होता है। केंद्र केंद्र तो शक्तिशाली है ये, साथ ही साथ राज्य भी क्या है, शक्तिशाली है। अब इसमें क्या था कि राज्य शक्तिशाली थे, केंद्र शक्तिशाली नहीं था। अब यहाँ पर क्या है, संघ में राज्य भी शक्तिशाली है और केंद्र भी शक्तिशाली है। अब यहाँ पर क्या होता है, संघ में शामिल होने के लिए जो इसकी यदि राज्य चाहे तो संघ में शामिल हो सकता है और कह सकता है भाई हम आपके संघ में केंद्र में क्या होना चाहते, शामिल होना चाहते हैं। जब शामिल होना चाहते हैं तो केंद्र कहेगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, इस मसौदे पर हस्ताक्षर या जो भी नियम शर्तें होंगी उस पर हस्ताक्षर करने होंगे। ये राज्य हैं जो अपनी अनुमति से केंद्र में शामिल तो हो जाएंगे, परंतु अपनी अनुमति से केंद्र से बाहर नहीं हो सकते। इसलिए यहाँ पर क्या बोला जाता है इसको, हाँ, राज्यों की अपनी अपनी शक्तियां हैं, राज्य अपने क्षेत्र में कानून बना सकते हैं, शक्तिशाली हैं, परंतु केंद्र से बाहर नहीं जा सकते। ये प्रथम शर्त है, जो केंद्र है केंद्र से बाहर नहीं जा सकते। इसका प्रमुख उदाहरण है, जिसे हम माने अच्छा उदाहरण यहाँ पर है अमेरिका। क्या है, अमेरिका। अमेरिका के जो 50 राज्य हैं वर्तमान में, तो 50 राज्यों की क्या है, इसके साथ सहमति है कि भाई हम आपके साथ रहेंगे। हमारे हाँ, अमेरिका में अपने राज्य है और राज्यों का खुद का कानून है, ठीक है, वो अपने अनुसार वहां पर कानून होते हैं और वहां पर क्या है, अमेरिका से एक अलग नहीं हो सकते राज्य, ठीक, ना ही यानी कि यहाँ से राज्य क्या है, अलग नहीं हो सकते, मगर इनके पास क्या है, राज्यों के पास अपनी शक्ति है। इसलिए क्या है, अमेरिका संघ का एक अच्छा उदाहरण है। इसलिए संघ को क्या कहा जाता है, संघ को कहा जाता है अविनाशी राज्यों का, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन, अविनाशी संगठन। अर्थात ना तो राज्य इसको छोड़कर जा सकते हैं, ठीक, शामिल हो जाए अच्छी बात है। इसलिए क्या, जब राज्य नहीं जाएंगे तो क्या केंद्र बना रहेगा, केंद्र बना रहेगा तो जैसे कह सकते हैं अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। इस सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, अमेरिका है। इसमें क्या है कि दोनों क्या है, दोनों शक्तिशाली होते हैं। अब यहीं पर देखना एकात्मक शासन, एकात्मक शासन में क्या होता है, इसमें भी होता है केंद्र और साथ में होता है क्या, राज्य। पहले इतना नोट कर लें, फिर उसके बाद हम एकात्मक शासन बताएंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या देखा हमने, अखिल भारतीय संघ की स्थापना करना था। इसका मुख्य उद्देश्य कौन था, यानी कि कौन था, किसका प्रावधान था, भारत शासन अधिनियम में। जो भारत शासन अधिनियम का मुख्य प्रावधान था अखिल भारतीय संघ की स्थापना करना, ठीक। अब यहाँ पर संघ क्या होता है, संघ और इसे हम क्या बोलते हैं, परिसंघ को बोलते हैं कन्फेडरेशन, परिसंघ को क्या बोलते हैं, कन्फेडरेशन, और संघ को क्या बोलते हैं, फेडरेशन। हम संघ और परिसंघ के बारे में देख लें। परिसंघ क्या होगा, परिसंघ जैसे सदस्य हैं, सदस्यों को यहाँ पर जैसे राज्य हैं, राज्य चाहे तो उस केंद्र से अलग हो सकता है और नहीं हो सकता है, ठीक। एक किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक करता है उस राज्य के ऊपर। केंद्र का कोई वर्चस्व इस पर राज्य पर नहीं होता है। इस प्रकार केंद्र यहाँ पर क्या होता है, अस्तित्वहीन हो जाता है। कब हो जाता है, जब राज्य इसको छोड़ देते हैं, किसको, केंद्र को, या राज्य इस परिसंघ से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तब केंद्र का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। तब हम इस कंडीशन में बोलते हैं अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन। विनाशी संगठन का मतलब यहाँ पर केंद्र है और अविनाशी राज्यों का मतलब ये राज्य है कि राज्य अलग होगा, राज्य का विनाश नहीं होगा परंतु केंद्र का विनाश हो जाता है। कौन सी कंडीशन में, परिसंघ में, ठीक। परिसंघ का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, यूएसएसआर अर्थात सोवियत संघ रूस। एक आपकी बात है, सोवियत संघ रूस कब कहा जाता था, 1991 के पहले कहा जाता था, परंतु 1991 से क्या हो जाता है, यूएसएसआर का विघटन हो जाता है। इसलिए इसे पहले क्या बोलते थे, परिसंघ बोलते थे, किसको, सोवियत संघ रूस को। अब दूसरा देख लें, दूसरा संघ होता है। संघ में क्या होता है, केंद्र भी शक्तिशाली होता है और राज्य भी शक्तिशाली होता है। राज्य को अपने कानून बनाने की शक्ति होती है, केंद्र को भी अपनी कानून बनाने की शक्ति होती है। यहाँ पर एक मसौदा तैयार किया जाता है या नियम कानून के अंतर्गत कहा जाता है कि राज्य चाहे तो केंद्र से अलग नहीं हो सकते, राज्य चाहे तो केंद्र से अलग नहीं हो सकते। केंद्र अपना कानून बना सकते हैं, अपने नियम लागू कर सकते हैं, कहां पर, अपने अपने स्टेट में, परंतु केंद्र से अलग नहीं हो सकते। इसलिए क्या है कि अमेरिका को क्या कहा जाता है, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। यहाँ अपना अपना क्या होता है, सब दोनों का वर्चस्व होता है, ठीक। तो यहाँ पर संघ क्या है, संघ शक्तिशाली होता है और राज्य भी क्या होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कौन, एकात्मक शासन। एकात्मक शासन क्या है, हम इतना क्या करें, इसको रफ कर देते हैं, फिर इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे एकात्मक शासन। अब कौन सा शासन देखना है, एकात्मक शासन। अब एकात्मक शासन में क्या होता है, यहाँ पर जो केंद्र होता है सर्वोच्च, ठीक। इसमें राज्य की क्या होती है, राज्य की कोई अपनी भूमिका नहीं होती है। केंद्र चाहे तो कभी भी राज्य को निकाल भी सकता है, कभी उसका विघटन कर सकता है। केंद्र चाहे
तो राज्य है जो राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकता है, उसको विघटन कर सकता है या अन्य राज्यों में क्या कर सकता है, विलोपित कर सकता है किसी भी राज्य को। यहाँ पर क्या, यहाँ पर भी संरचना वही होती है, एक केंद्र होता है, साथ में होता है एक राज्य, ठीक। मगर यहाँ पर जो सर्वाधिक शक्तिशाली होता है, सर्वाधिक शक्तिशाली वो होता है कौन, केंद्र। केंद्र का अपना वर्चस्व होता है। केंद्र चाहे तो राज्य को क्या कर सकता है, विघटित कर सकता है, सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, सीमाओं में परिवर्तन, ठीक। और साथ ही साथ क्या कर सकता है, एक दूसरे राज्य में क्या करता है, कर सकता है, विलय कर सकता है, विलय वो भी कौन से, दूसरे राज्यों में, ठीक। यहाँ पर केंद्र ही सर्वोपरि होता है, राज्य का कोई अपना अस्तित्व नहीं होता, ना ही राज्य क्या होती अपनी कोई ताकत होती है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, विनाशी राज्यों का, विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन, अविनाशी संगठन किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है एकात्मक शासन को, ठीक। एकात्मक शासन है, एकात्मक शासन में भी वही संरचना होती है, केंद्र और राज्य होते हैं, परंतु यहाँ पर जो केंद्र होता है, केंद्र सर्वोपरि होता है, अर्थात सर्वाधिक शक्तिशाली होता है। केंद्र चाहे तो राज्य को क्या कर सकता है, विघटित कर सकता है, उसकी सीमाओं को परिवर्तन भी कर सकता है, और दूसरे राज्यों में क्या कर सकता है, उसको विलय भी कर सकता है, उसके नामों में परिवर्तन भी कर सकता है। ये कौन कर सकता है, केंद्र कर सकता है। किसके खिलाफ, ये राज्यों के खिलाफ, अर्थात राज्यों का अपना कोई वर्चस्व नहीं होता है। यहाँ पर क्या, ना ही इनके साथ कोई बाउंडेशन होता है कि भाई हम शर्त है कि राज्यों को कोई अपनी अधिकार नहीं होता है, यहाँ तक तो ये अपनी नाम भी परिवर्तित नहीं कर सकते, ठीक है। वो किसके पास होती है, ये होती है शक्ति केंद्र के पास। इसलिए ऐसी स्थिति में एकात्मक शासन क्या कहा जाता है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन, विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है। मतलब जो संगठन है या केंद्र है वो अविनाशी है, मगर जो राज्य है वो क्या है, विनाशी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, देश की बात करें तो ये है आपके ब्रिटेन में पाया जाता है, ब्रिटेन, ठीक। ये इसका अच्छा उदाहरण क्या है, अविनाशी राज्यों का नहीं, विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। ये उदाहरण कहाँ, एकात्मक शासन की व्यवस्था में, कहाँ, ब्रिटेन में। अब हम इसके बाद देखते हैं यूनियन। यूनियन क्या होता है, क्योंकि भारत है, भारत को यूनियन कहा जाता है, भारत को क्या कहा जाता है, यूनियन। अभी यहाँ पर यूनियन का मतलब क्या है, यूनियन का मतलब है कि भारत और यहाँ पर राज्य हैं, जो राज्य शक्तिशाली तो हैं, भारत के साथ भी रहेंगे, भारत से अलग नहीं हो सकते। यहाँ पर राज्य, यहाँ पर व्यवस्था वही होती है, केंद्र होता है और राज्य होता है। केंद्र क्या है, केंद्र यहाँ पर शक्तिशाली है, राज्य भी शक्तिशाली है, राज्य को भी अपना अधिकार है कि वो भी नियम कानून बना सकते हैं, ठीक है। परंतु यहाँ पर ये बात है कि कभी कभी जब ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि राज्य जब मनमानी करने लगते हैं, तब वहां पर केंद्र क्या हो जाता है, सर्वोच्च हो जाता है। और केंद्र जो अभी यहाँ पर क्या है, संघ से एकात्मक शासन में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पर हम देख लें यूनियन, यूनियन का मतलब होता है संघ प्लस एकात्मक। एक कंडीशन कहाँ है, एक कंडीशन है भारत में, ये अपने भारत के ऊपर लागू होता है। संघ में मतलब क्या होता है, केंद्र प्लस राज्य, इनके बीच क्या होता है, बाउंडेशन होता है, प्लस का मतलब बाउंडेशन होता है। यहाँ पर केंद्र भी शक्तिशाली और राज्य भी शक्तिशाली, केंद्र को अपनी कानून बनाने का अधिकार है, राज्यों को भी अपनी कानून बनाने का अधिकार है। परंतु यहाँ पर क्या है कि भाई जो राज्य है, राज्य केंद्र से क्या हो सकते, अलग नहीं हो सकते। और यहाँ पर जब एकात्मक की कंडीशन आ जाती है, कभी परिस्थितियां आती हैं, तो क्या हो जाता है, एकात्मक हो जाता है। एकात्मक क्या होता है, एकात्मक में होता है जो केंद्र हो जाता है, ये हो जाता है सर्वाधिक शक्तिशाली, सर्वाधिक शक्तिशाली। अपन ने पीछे देखा भी एकात्मक शासन में केंद्र हो जाता है क्या, सर्वाधिक शक्तिमान या शक्तिशाली। और यहाँ पर राज्य क्या हो जाता है, राज्य होता है अस्तित्वहीन, राज्य का कोई अपना वर्चस्व नहीं बचता है। कौन सी कंडीशन में, एकात्मक शासन में। तब भारत क्या हो जाता है, भारत है संघ और एकात्मक शासन का मिश्रित रूप है, इसलिए भारत को क्या कहा जाता है, यूनियन कहा जाता है। यहाँ पर हमने देख लिया अखिल भारतीय संघ के बारे में, कि संघ है जो संघ के बारे में क्या क्या है। अब हम इसके बारे में और जब डिटेल करेंगे, आगे जब पढ़ेंगे अगले चैप्टरों में, तब हम यहाँ पर देखेंगे भारतीय संरचना के बारे में, ठीक है। तब वहां पर ये सब आपको, यहाँ पर दूसरा प्रावधान देखेंगे 1900 भारत शासन अधिनियम का दूसरा प्रावधान क्या था। यहाँ पर दूसरा प्रावधान था जो परिषद थी, उसमें भारत परिषद, यहाँ पर लिख सकते हैं भारत परिषद, भारत
परिषद, ये कहाँ पर थी? ये थी आपकी ब्रिटेन में। भारत परिषद का क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। कर दिया गया। एवं भारत सचिव के साथ, भारत सचिव के साथ 3 सदस्य, भारत सचिव के लिए 3 सहायक सदस्य नियुक्त कर दिए गए, सदस्य नियुक्त किए गए। 1935 के भारत शासन अधिनियम में जो 1919 के भारत शासन अधिनियम में जो मांग की गई थी तो भाई यहाँ पर क्या किया जाए कि जो भारत परिषद ब्रिटेन में है उसको क्या कर दिया जाए? समाप्त कर दिया जाए। तो यहाँ पर वही होता है 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत जो भारत परिषद ब्रिटेन में होती है, ब्रिटेन को क्या कर देते हैं? यहाँ पर समाप्त कर देते हैं। किसको? भारत परिषद को। साथ ही साथ वहां पर भारत सचिव का जो पद रहता है वो बना रहता है। भारत सचिव को है जो उसकी मदद के लिए 3 सदस्य और नियुक्त कर दिए जाते हैं और भारत सचिव से कहा जाता है भाई आप इन 3 सदस्यों के तहत ही कार्यभार संभालिए। जो मंत्री परिषद है उसको या जो भारत परिषद है उसको हम क्या करते हैं? यहाँ पर समाप्त कर देते हैं। अब इसी के बाद तीसरा प्रावधान है, हमने अभी देखा था अखिल भारतीय परिसंघ की स्थापना करना, अखिल भारतीय संघ की स्थापना। तो अखिल भारतीय जो संघ इसकी स्थापना करना था, अखिल भारतीय संघ की स्थापना, भारतीय संघ की स्थापना ये 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत इनकी प्रमुख मांग थी। परंतु क्या होता है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत संघ बनाने की जो मांग होती है वो क्या हो जाती है? विफल हो जाती है। वो विफल क्यों हो जाती है? क्योंकि जो यहाँ पर संघ देखना, संघ किन किन से मिलकर बनना था वहां पर? भारतीय प्रतिनिधि, भारतीय प्रतिनिधि मतलब यहाँ पर क्या थे? ये कांग्रेस से संबंधित और साथ ही साथ में यहाँ पर प्लस में देसी रियासतें या रजवाड़े थे। ठीक है, इन सबको मिला के क्या बनाना था? संघ का निर्माण करना था। कौन से? भारतीय संघ की। मगर यहाँ पर क्या हुआ कि भारतीय प्रतिनिधि तो यहाँ पर क्या है? भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए तैयार थे, परंतु यहाँ पर देसी रियासतें और रजवाड़े थे, इनको लगा कि भाई यदि हम संघ में शामिल हो जाएंगे तो हमें फिर लोकतंत्र की, क्योंकि जब संघ में शामिल होंगे तो वहां पर लोकतंत्र की बात होगी। अब लोकतंत्र की बात होगी तो क्या है? जो देसी रियासतें हैं उनके अपने अपने सिस्टम थे, क्योंकि राजशाही ठाट बाट था, जनता की कोई वहां पर पूछ ही नहीं दिया, कोई उनको पूछता ही नहीं कि जनता क्या है। कुल मिला के बात ये थी कि वहां पर लोकतंत्र नाम मात्र तो ठीक है वहां पर था ही नहीं, राजशाही शासन और देश पे ठाट बाट चलती थी। कहां पर? देसी रियासतों में। परंतु जो कांग्रेस यदि इनको लगा, राजाओं को लगा यदि कांग्रेस यहाँ पर हम भारतीय संघ में शामिल हो जाते हैं तो जो कांग्रेस के सदस्य हमारे यहाँ आएंगे और लोकतंत्र की बात करेंगे और लोगों को क्या करेंगे? भड़काएंगे। इसलिए इन्होंने क्या किया? देसी रियासतों के जो राजा थे उन्होंने कहा कि हम संघ में शामिल नहीं होंगे। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है? ये जो प्रावधान होता है वो पूर्णतः विफल हो जाता है। आया तो था 1935 के भारत शासन अधिनियम में, परंतु ये क्या हो जाता है? लागू नहीं हो पाता, ना ही कंप्लीट होता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि देसी रियासतें इसमें शामिल होने से क्या कर देती हैं? मना कर देती हैं। क्यों कर देती हैं? क्योंकि इनको लगता है कि हमारी जो व्यवस्था है अब चली आ रही है पुरानी, जो पुराना सिस्टम है इसको क्या हो जाएगा? इससे खतरा हो जाएगा। किससे? यदि हम संघ में शामिल हो जाएंगे तो यदि हमारा खतरा यानी खतरा होने की वजह से क्या हो जाती है? संघ में शामिल नहीं होते। क्योंकि कांग्रेस जो प्रतिनिधि थे वो प्रतिनिधि पहुंचेंगे और हमारे यहाँ पर क्या करेंगे? लोकतंत्र का माहौल बनाएंगे और हमारी जनता को क्या करेंगे? भड़काएंगे। इसलिए इन्होंने कहा कि हम यहाँ पर रियासतों ने कहा कि हम यहाँ संघ में शामिल नहीं होंगे। इसलिए क्या होता है? प्रावधान लागू नहीं हो पाता। चौथा प्रावधान क्या था? प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। साथ ही साथ उसमें जो प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया। प्रांतों में तो द्वैत शासन की व्यवस्था समाप्त कर दी, परंतु क्या हुआ कि जो केंद्र था, केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था लागू कर दी। यहाँ पर हम देखेंगे द्वैत शासन की व्यवस्था का मतलब क्या है। यहाँ पर नियम जो चलते थे, यहाँ पर ये होता था पहले केंद्र था, यहाँ पर क्या था? ये राज्य था या प्रांतीय कह सकते हैं, प्रांत। ठीक, तो प्रांत था, जो प्रांत का भी जो शासन होता था या दो भागों में था। कौन कौन सी? यहाँ पर विषय बांटे गए थे, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय।
यहाँ से क्या होता है कि इस भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो द्वैत शासनिक व्यवस्था यहाँ पर थी, इसको क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। और यह व्यवस्था आ कहाँ जाती, ये व्यवस्था आ जाती है आपके केंद्र में। यहाँ पर आ जाती है आपकी आरक्षित विषय, आरक्षित, और यहाँ हो जाते क्या, हस्तांतरित। अब यहाँ पर आरक्षित और जो हस्तांतरित विषय आते हैं, यहाँ पर आरक्षित विषय में आपको पता होगा कि ये मुख्य मुख्य जो विषय होते थे ये रखते थे अपने पास, ठीक है। तो कौन से आ जाएंगे, रक्षा हो जाएगा, विदेश संचार हो जाएगा, विदेश संचार, ऐसी अन्य व्यवस्थाएं जो क्या होना चाहिए, गवर्नर जनरल को लगना चाहिए कि यहाँ पर जो यहाँ का शासन करता था वो कौन करता था, गवर्नर करता था, ठीक। और यहाँ पर जो होते थे मंत्री परिषद करता था शासन, परंतु मंत्री परिषद के जरिए कौन करता था, गवर्नर करता था। मंत्री परिषद है जो मंत्री परिषद के जरिए कौन करता था, गवर्नर करता था। गवर्नर के जरिए मंत्री परिषद क्या करता था, यहाँ पर शासन करता था, ठीक। जो मंत्री परिषद होती थी, मंत्री परिषद कार्यभार संभालती थी, मगर किसके अंडर में रह के, गवर्नर के अंडर में रह गई। तो ये शासन क्या कर दिया था, यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंतर्गत भारत में दो द्विसदनीय व्यवस्था थी या दो द्विशासन व्यवस्था थी। तो यहाँ पर केंद्र और प्रांत थे। पहले प्रांतों में क्या था, पहले प्रांतों को द्वैत शासन में विभाजित किया गया था, कैसे, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। पहले यहाँ पर केंद्र में ये व्यवस्था नहीं थी। तो यहाँ पर क्या होता है, 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत इसको द्वैत शासन को हटा दिया जाता है और एक कहाँ लागू कर दिया जाता है, एक कर दिया जाता है केंद्र में। तो केंद्र वही आ जाते हैं आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, ठीक है। ये हमने अभी देख लिया है। अब इसके आगे हम इसको रफ करते हैं, फिर इसके बाद हम अगला प्रावधान देखेंगे। भारत शासन अधिनियम है, जो भारत शासन अधिनियम के 5वां प्रावधान देखेंगे। 5वां प्रावधान क्या था, यहाँ पर बोला गया जो प्रांत है, प्रांतों में जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, कैसे, सामूहिक रूप से विधायिका है, जो विधायिका के प्रति क्या करेगी, उत्तरदायित्व रहेगा। किसका, मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद का है जो सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व रहेगा किसके प्रति, विधायिका के प्रति। साथ ही साथ कहा गया कि जो गवर्नर है, गवर्नर मंत्री परिषद की सलाह पर काम करेगा। कौन से प्रावधान में कहा गया, ये प्रावधान 5 में कहा गया कि जो प्रांतों में है मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद गवर्नर की यानी कि विधायिका के प्रति क्या होगा, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। और साथ ही साथ कहा कि जो गवर्नर है वहां पर, गवर्नर मंत्री परिषद की सलाह से काम करेगा। ये कौन से प्रावधान में कहा गया, 1935 के भारत शासन अधिनियम के 5वें प्रावधान में। अब यहाँ पर सामूहिक रूप से हमने देखा था किसके पहले 1919 का भारत शासन अधिनियम था, उसमें जो मंत्री परिषद थी वो क्या थी, व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व की बात कही गई थी। व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व या अल्प मात्रा में, यानी कि उत्तरदायित्व की बात क्या है, तो यहाँ पर देख रहे हैं सामूहिक और अल्प मात्रा में। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब ये होता है कि यदि किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास किया जाता है तो उस जो भी मंत्री परिषद है, पूरी मंत्री परिषद क्या हो जाएगी, वहां पर विघटित हो जाएगी या पूरी सरकार गिर जाएगी। पूरे मंत्रियों को क्या करना होगा, इस्तीफा देना होगा। परंतु इसके पहले 1935 के यानी 1919 में ये था कि यदि किसी एक व्यक्ति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो सिर्फ वही व्यक्ति क्या करेगा, अपने पद से त्याग पत्र देगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है कि जो गवर्नर है, गवर्नर भी अब क्या करेंगे, मंत्री परिषद है जो मंत्री परिषद की सलाह से काम करेंगे। पहले ये नहीं था, पहले ये था कि गवर्नर जैसा कहता था वैसे मंत्री परिषद काम करती थी, ठीक है। अब प्रावधान ये भी कर दिया, छठवां प्रावधान ये किया कि भाई गवर्नर है, गवर्नर के पास स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि उस समय कहीं किसी क्षेत्र में शांति हो जाती है या शांति या सुरक्षा की बात आ जाती है, साथ ही साथ वो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यकों की मांगों को क्या किया जाता है, ठेस पहुंचाया जाता है या उनको आहत किया जाता है, तब उस कंडीशन में जो गवर्नर होगा वो मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। यहाँ पर क्या करेगा, गवर्नर है जो अपने विवेक से काम लेगा। यहाँ पर किसी प्रकार से मंत्री परिषद का कोई दबाव नहीं होगा किसके ऊपर, गवर्नर। कब की कंडीशन में, शांति सुरक्षा और अल्पसंख्यकों के जहां पर हित टकराए वहां की कंडीशन में क्या होगा, जो गवर्नर है, गवर्नर अपने विवेक से काम करेगा। यहाँ पर मंत्री परिषद की सलाह उस पर बाध्यकारी नहीं होगी, वह मानने के लिए यहाँ पर क्या होगा, बाध्य नहीं है। कौन, गवर्नर। किसकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, मंत्री परिषद की। इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है, ठीक है। यहाँ पर दो आपके प्रावधान हो गए। इसके आगे प्रावधान हम देखते हैं। यहाँ पर ये बोला गया है 7वां प्रावधान था, जो इसमें कहा गया कि जो प्रांतीय विधायिका है, प्रांतीय विधायिका के जो चुनाव होंगे वो प्रत्यक्ष रूप से होंगे, ठीक। पहले इसके पहले क्या होते थे, अप्रत्यक्ष चुनाव होते थे। कौन, मंत्री यानी गवर्नर था जो गवर्नर चुनता था। परंतु यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर जो था कि प्रांतीय जो विधायिका है उसके जो चुनाव है वो अब हो गए आम जनता के द्वारा किए जाएंगे, प्रत्यक्ष किए जाएंगे, ठीक। साथ ही साथ ये बोला गया है कि जो 6 प्रांत हैं, 6 प्रांतों में द्विशासन व्यवस्था की, द्विसदनीय व्यवस्था की जाएगी। द्विसदनीय व्यवस्था आपको पता है, हम बता चुके हैं। यहाँ पर वो 6 प्रांत देख लें कौन कौन से थे। पहला था मद्रास,
बंगाल, बॉम्बे, संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत जिसे वर्तमान में बोलते हैं क्या, यूपी या उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये क्या थे, 4 राज्य थे। यहाँ पर बॉम्बे को तोड़ा गया 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत, और यहाँ क्या बनाया गया, बॉम्बे से बनाया गया क्या, सॉरी सिंध, और जो बिहार था, बिहार से तोड़कर बनाया गया क्या, उड़ीसा, उड़ीसा लिखेंगे यहाँ पर, उड़ीसा। ठीक है, तो ये राज्य यहाँ पर बनाए गए। तो यहाँ पर जो द्विसदनीय व्यवस्था थी, द्विसदनीय व्यवस्था इन राज्यों में कर दी गई थी। किसके अंतर्गत, 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। इसमें क्या कर दिया गया था, मद्रास, बंगाल, बॉम्बे, संयुक्त प्रांत, बिहार और सिंध में क्या कर दिया था, यहाँ पर कर दिया था द्विसदनीय व्यवस्था। और 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ही बॉम्बे से सिंध का निर्माण किया गया, साथ ही साथ बिहार को तोड़कर किसका निर्माण किया गया, यहाँ पर उड़ीसा का निर्माण किया गया। इसी के अंतर्गत देखेंगे हम कि अगला प्रावधान क्या था, जो संघ यहाँ पर बोला गया था कि जो संघ है, संघ में जो ब्रिटिश प्रतिनिधि हैं, ब्रिटिश प्रतिनिधि और भारतीय रियासतों के रजवाड़ों को इसमें शामिल करने का प्रावधान था। संघ में ब्रिटिश प्रतिनिधि प्लस भारतीय रियासतों को शामिल करने का प्रावधान इसमें किया गया था। इसके बारे में हम देख चुके हैं, अखिल भारतीय जो संघ की स्थापना करनी थी उसके बारे में देख चुके हैं कि जो ब्रिटिश प्रतिनिधि थे उनको और भारतीय रियासतें थी जो उनको क्या करना था, इसमें शामिल करना था। किसमें शामिल करना था, संघ में शामिल करना था। ये हो गया आपका भारत शासन अधिनियम का 8वां, इसको हम रफ कर दें। फिर इसके बाद द्विसदनीय व्यवस्था के बारे में देखना है, जो 6 प्रांतों में की गई थी वो किस प्रकार थी। इसके पहले हमने देखा कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, 1935 के भारत शासन अधिनियम में भी द्विसदनीय व्यवस्था थी। तो वहां पर द्विसदनीय व्यवस्था थी, उसमें क्या था, एक तो राज्य परिषद थी, दूसरा था केंद्रीय विधानसभा। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, नाम परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर तो रहता है आपका राज्य परिषद ही रहता है, राज्य परिषद, मगर जो यहाँ पर आते हैं जब इस तरफ, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, केंद्रीय विधानसभा की जगह हो जाता है संघीय विधानसभा। क्या हो जाता है, संघीय विधानसभा हो जाता है। साथ ही साथ जो होता है यहाँ पर ये क्या है, सदन का ये उच्च सदन है, उच्च सदन। ये कैसे सदन है, ये है आपका निम्न सदन। पहले ये सदन था जो क्या था, ये अस्थायी था, हम लिखते जा रहे हैं, पहले अस्थायी, अब क्या हो गया है, स्थायी सदन हो गया है। अब कब, 1935 के भारत शासन अधिनियम में क्या कर दिया, स्थायी कर दिया। पहले ये क्या था, अस्थायी था, अब इसको क्या कर दिया, पहले की बात कर रहे हैं, पहले, अब कर दिया इसको क्या, स्थायी, अब स्थायी सदन। पहले यहां पर चुनाव कैसे होते थे, पहले चुनाव जो होते थे, पहले चुनाव ये होते थे अप्रत्यक्ष। कैसे होते थे, अप्रत्यक्ष। अब कर दिए यहां पर क्या, अब चुनाव कर दिए इन्होंने प्रत्यक्ष। यहां पर देखेंगे, पहले यहां पर चुनाव जो होते थे वो कैसे होते थे, पहले चुनाव जो होते थे ये होते थे प्रत्यक्ष, अब हम कैसे, अप्रत्यक्ष। यहां पर सदस्यों की बात करें तो यहां पर पहले राज्य परिषद में कितने सदस्य थे, 60 थे। अब सदस्य हो गए, ये पहले सदस्यों की बात है, पहले सदस्य, और अब सदस्य हो गए 260। अब 260 सदस्यों में से 104 सदस्य जो होंगे, 104 ये आएंगे कहां से, रियासतों से। अब जो 156 सदस्य बचे हैं, 156 सदस्यों में से 150 आएंगे कहां से, ये 150 सदस्य होंगे जो होंगे सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचित होंगे, सांप्रदायिक
सांप्रदायिक आधार पर। ये क्या होंगे, ये निर्वाचित होंगे 150 और बाकी के 6 होंगे क्या, ये भी अलग से आगे नॉमिनेट होंगे। अब यहाँ पर देख लें, यहाँ अब सदस्यों की संख्या कितनी है, सदस्यों की संख्या हो गई यहाँ पर पहले 145 थी, अब सदस्यों की संख्या हो गई यहाँ पर क्या 375। अब 375 में से 125 सदस्य जो होंगे ये आएंगे कहां से, रियासतों से और बाकी के जो 250 सदस्य हैं 250 सदस्य होंगे ये होंगे नॉमिनेट। यहाँ पर क्या होगा नॉमिनेट मतलब यहाँ पर अप्रत्यक्ष चुनाव है और यहाँ पर क्या होगा प्रत्यक्ष चुनाव। ये पहली बार है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत क्या हो गया, उल्टा हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर राज्य परिषद थी, राज्य परिषद पहले क्या है, यहाँ पर उच्च सदन है और क्या है ये संघीय विधानसभा है क्या है निम्न सदन। हमें पता है कि निम्न सदन जो होता है, निम्न सदन में प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं, परंतु यहाँ पर क्या हुआ कि जो उच्च सदन है, उच्च सदन में इन्होंने क्या कर दिया, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव कर दिए। साथ ही साथ यहाँ पर क्या किया कि जो पहले स्थायी सदन था इसको अब जब चुनाव हो गए तो स्वाभाविक सी बात है क्या कर दिया उन्होंने, अस्थायी कर दिया। इसका कार्यकाल यहाँ पर देखा था हमने कि 5 साल का था, पहले 3 का था 5 का कर दिया, मगर यहाँ पर अप्रत्यक्ष चुनाव होगा इसको स्थायी बना दिया गया। स्थायी बना दिया मतलब यहाँ पर जो 375 सदस्य थे उनमें से 125 सदस्य आएंगे रियासतों से, 250 जो सदस्य होंगे 250 इनको क्या किया जाने लगा, यहाँ पर नॉमिनेट किया जाने लगा। पहले चुनाव क्या होता था, प्रत्यक्ष होता था, अब हो गया अप्रत्यक्ष। पहले अस्थायी सदन था, अब हो गया स्थायी सदन। इससे पहले केंद्रीय विधानसभा बोलते थे, अब बोलने लगे संघीय विधानसभा। ठीक है, निम्न सदन पहले था, निम्न सदन अब भी है, मगर यहाँ पर राज्य परिषद है उच्च सदन था। पहले कैसा था, ये अस्थायी था, अब क्या कर दिया इसको स्थायी कर दिया गया। साथ ही साथ पहले अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते थे, अब यहाँ पर क्या कर दिया कि अब जो चुनाव होंगे वो होंगे प्रत्यक्ष रूप से। यहाँ पर जो पहले सदस्यों की संख्या कितनी थी 60 थी, वहां पर कितनी थी 145 थी पहले। ठीक है, यहाँ पर पहले सदस्यों की संख्या कितनी थी 60 थी, अब कितनी हो गई 260 सदस्यों में से 104 जो सदस्य होंगे वो रियासतों से आएंगे और यहाँ पर 156 में से 150 जो सदस्य हैं उनका चुनाव होगा वो होगा सांप्रदायिक आधार पर उनके क्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंडीशन कर दी थी स्थायी सदन में। ये हो गई आपकी द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय व्यवस्था के बाद हम देखेंगे यहाँ पर जो 3 सूची है, 3 सूची बनाएंगे। वो 3 सूची कौन कौन सी है हमने देखा है, संघ सूची, प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची। वो वर्तमान में हमारे संविधान में भी है। संघ सूची में क्या है, प्रांतीय सूची में क्या है और संवर्ती सूची में क्या, उसके बारे में हम इसको रफ करते हैं, फिर उसके बाद हम उसको देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत 3 सूचियों का निर्माण किया गया है। वो कौन कौन सी थी, संघ सूची थी, प्रांतीय सूची थी और संवर्ती सूची थी। यहाँ पर संघ सूची है, जो संघ सूची को भी दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक आरक्षित विषय और एक हस्तांतरित विषय। जो आरक्षित विषय थे, आरक्षित विषयों पर जो कानून बनाने का अधिकार था, एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के साथ जो 3 सहायक सदस्य थे, 3 सदस्य, इनको क्या कर दिया गया कि आप इन पर क्या बनाएंगे, कानून बनाएंगे। कैसे, आरक्षित विषयों पर। अब यहाँ पर जो हस्तांतरित विषय थे, हस्तांतरित विषयों पर GGI प्लस मंत्री परिषद, इनको अधिकार दिया गया कि आप इस पर कानून बनाएंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो संघ सूची होती थी, संघ सूची पर सिर्फ यही कानून बना सकते थे। जो प्रांतीय सूची है, प्रांतीय सूची में जो प्रांतीय परिषद थी वो क्या करती थी, यहाँ पर कानून बनाती थी। संवर्ती सूची का प्रावधान वही है जो अभी वर्तमान में संविधान में है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखा गया कि जब इन दोनों में प्रांतीय सूची संवर्ती सूची में जब विवाद होता था, तब उसकी कंडीशन में जो संघ सूची है, संघ सूची GEI के द्वारा क्या होता था, यहाँ पर कानून बनाए जाते थे। अब आगे देखें, जो अवशिष्ट शक्तियां थी, अवशिष्ट शक्तियां किसे दी जाए, एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास ये अधिकार था कि वह ये जो शक्तियां हैं, अवशिष्ट शक्तियां किनको दी जाए। अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं, अर्थात जो जैसे संघ सूची है, प्रांतीय सूची है, संवर्ती सूची, इन 3 ऐसे विषय जो इन तीनों सूचियों में क्या है शामिल नहीं है, उन विषयों को क्या किया जाता है, अवशिष्ट विषय कहा जाता है। तो वही अवशिष्ट शक्तियां किसको देने का किसे अधिकार था, ये था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को कि वह ये अधिकार ये विषय किसको दे। ठीक, आगे देखें, इस प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम में पहली बार क्या हुआ था कि महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का आवंटन किया गया था। जो सीटें थी वो क्या कर दिया गया था, आवंटित कर दी गई थी, आरक्षित कर दी गई थी। ठीक है, जो 1919 में पहली बार गया था तो महिलाओं को मतदान की व्यवस्था की गई थी 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। मगर यहाँ पर क्या होता है कि विशेष सीटों का आरक्षण यहाँ पर महिलाओं को पहली बार मिलता है। वहीं पर देखें, जो मताधिकार का विस्तार है, मताधिकार का विस्तार कितना हो जाता है, कुल जनसंख्या का 10%। पहले क्या था, पहले मताधिकार था जो कम था, मताधिकार का जो अधिकार था वो क्या था, कम था। क्यों, क्योंकि उस समय जो जनसंख्या थी, जनसंख्या के आधार पर न देकर वहां पर एक प्रकार से ऐसा दिया गया था कि जो टैक्स है आय के आधार पर, टैक्स के आधार पर, एक और क्षेत्रीय अस्तित्व के आधार पर मताधिकार का प्रावधान।
1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत अन्य प्रावधान क्या क्या थे? संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई, परंतु कहा गया कि जो संघीय न्यायपालिका है यह अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं है, परंतु जो ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में प्रिवी काउंसिल है, वो है क्या होगी? अंतिम अपीलीय न्यायालय होगी। अर्थात जो अंतिम फैसला होगा वो प्रिवी काउंसिल में होगा, वो कहां पर होगा? वो होगा ब्रिटेन में। ठीक है, ये जो संघीय न्यायालय है इसको अंतिम न्यायालय की अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं, यानी का अंतिम अपीलीय न्यायालय जो उसका इसको क्या वो महत्व नहीं दिया, कहां दिया गया? प्रिवी काउंसिल जो ब्रिटेन में उसको। ठीक, आरबीआई की स्थापना की गई, साथ ही साथ रेलवे जो फेडरेशन अथॉरिटी है इसकी भी क्या किया गया? यहाँ पर स्थापना की गई। साथ ही साथ हमने पहले भी देख चुके हैं सिंध और उड़ीसा का यहाँ पर गठन किया गया था, 2 नए राज्यों का निर्माण किया गया। साथ ही साथ जो बर्मा था, बर्मा को क्या कर दिया गया? भारत से अलग कर दिया गया। अब यहाँ पर हम महत्व देख रहे हैं कि भारत शासन अधिनियम के लिए भारत के लिए महत्व क्या था। पहली बात तो यहाँ पर केंद्र और प्रांतों में क्या हुआ? शक्तियों का बंटवारा हुआ। इसके पहले शक्तियों का बंटवारा नहीं हुआ था। ठीक, इसमें द्विसदनीय व्यवस्था जो प्रांतों में थी, प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया और प्रांतों को क्या किया? यहाँ पर प्रांतों को शक्तियां प्रदान की गई। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सुधार भी हुए, जैसे कि गवर्नर जनरल है। गवर्नर जनरल क्या होता था? ये अधीन नहीं था। पहले गवर्नर जनरल जो गवर्नर था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अधीन नहीं था। पहले क्या था? 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसके अंतर्गत गवर्नर था, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अधीन था। उसके अधीन कौन था? देख हमने पहले बताया था इसका स्ट्रक्चर, कुछ जीईआई है जो इसके अधीन होता था गवर्नर, और गवर्नर के अधीन कौन होता था? मंत्री, जो भी निर्वाचित होते थे, मंत्री परिषद। ये निर्वाचित नहीं होते थे, ये क्या होते? मनोनीत होते थे। उस समय निर्वाचन की व्यवस्था तो अभी आई है। ठीक है, तो ये गवर्नर था, गवर्नर के अधीन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंतर्गत कौन था? गवर्नर था, ये मंत्री परिषद थी। अब क्या हो गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंतर्गत यहाँ पर गवर्नर था जो गवर्नर नहीं रहा। ठीक है, इसके अधीन नहीं था, ये गवर्नर क्या हो गया था? स्वतंत्र हो गया था। ये 1935 के भारत शासन अधिनियम के महत्व के बारे में हमने देखा कि यहाँ पर क्या हुआ? शक्तियों का विभाजन हुआ। जब शक्तियों का विभाजन हुआ तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर क्या होगा? इनमें टकराव होगा। किनमें? दोनों केंद्र और राज्यों के बीच जो टकराव होगा उस टकराव को निपटाने के लिए संघीय न्यायपालिका क्या की जाती है? यहाँ पर स्थापना भी की जाती है। यहाँ पर हमने महत्व देखी। अब हम देख लेंगे 1935 भारत शासन अधिनियम की कमियां क्या रही, उन कमियों के बारे में थोड़ा सा 2-4 पॉइंट देखने, इसके बाद हमारा क्या होता है? चैप्टर समाप्त। देख रहे हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम की कमियां क्या क्या थी। पहली बात तो कमी ये थी कि जो डोमिनियन स्टेटस का दर्जे की मांग कर रहे थे भारतीय, उनको क्या किया इसने? इस अधिनियम में क्या उसका जिक्र भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि नेहरू रिपोर्ट थी, जो नेहरू रिपोर्ट की भी प्रमुख मांग थी कि भारत को क्या किया जाए? डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाए, मगर उसको यहाँ पर नहीं माना गया। दूसरी मांग थी जो मूलाधिकार थे, नेहरू रिपोर्ट की दूसरी मांग थी क्या थी? मूलाधिकार दिए जाए भारतीयों को, परंतु मूलाधिकार भी यहाँ पर क्या हुआ? उनका भी जिक्र नहीं किया गया। ठीक, ये दोनों मांग थी, किसके अंतर्गत थी? नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत मूल मांग थी। ठीक है, और डोमिनियन स्टेटस है, डोमिनियन स्टेटस का जिक्र इसलिए नहीं किया गया, ना करना है, जो प्रस्तावना थी, प्रस्तावना का प्रावधान इसमें नहीं किया गया। यदि प्रस्तावना का प्रावधान करते तो स्वाभाविक सी बात है उसमें डोमिनियन स्टेटस का जिक्र करना पड़ता, इसलिए डोमिनियन स्टेटस का जिक्र ना करना पड़े इसलिए उन्होंने क्या किया? प्रस्तावना को भी इसमें नहीं डाला। ठीक, आगे देखें, विशेष उत्तरदायित्व के नाम पर जो शक्तियां थी वो केंद्रीकृत कर दी गई कि हम भाई विशेष उत्तरदायित्व है, विशेष उत्तरदायित्व के आधार पर हम जो शक्तियां हैं वो केंद्र में रखेंगे। इस आधार पर इन्होंने क्या किया कि शक्तियां भी अपने पास रख ली। साथ में यहाँ पर एक आगे जो द्वैध शासन की व्यवस्था थी वो प्रांतों से तो हटाई, इन्होंने क्या कर दिया? वो लागू कर दी कहां पर? केंद्र में कर दी। कौन? द्वैध शासन की व्यवस्था हमने देख ली जिनमें आरक्षित विस्तार और हस्तांतरित विषय है। ठीक है, तो ये सब क्या थी? इसमें 1935 के भारत शासन अधिनियम की कमियां थी, ये हमने देखा है 1935 का भारत शासन अधिनियम। यदि ये हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।